मतलब काइंड ऑफ अ गेस्ट से मिल रहा हूँ जो कैंसर स्पेशलिस्ट एंड ऑर्गेनिक फार्म, राइट, द डुओ, क्योंकि दोनों साइड पता है। बहुत लोगों को एक्चुअली ये डाउट रहता है कि आजकल हर चीज़ का कॉन्सिक्वेंस में कैंसर बोल दिया जाता है, राइट। मतलब आप धूप में भी ज़्यादा हो तो वो भी स्किन कैंसर, मतलब काइंड ऑफ एक जो स्टिग्मा है कि कैंसर, हर चीज़ में कैंसर आता है। और ऑर्गेनिक प्रोड्यूस में भी नाम बहुत है बट मिलती नहीं है, राइट, मिलता नहीं ऑर्गेनिक जो प्रोड्यूस है। तो आप वो भी समझ रख रहे हैं क्योंकि आप उस इंडस्ट्री से आ रहे हैं, तो आपको जो रेलेवेंस है आई थिंक फूड का, बिल्कुल आपसे बेहतर कौन वो बता बहुत सकता है। ज़रूरी है। और कैंसर में तो हम लोग मतलब जितना एक्सटेंसिव नॉलेज है, जितना एक्सटेंसिव वर्क एक्सपीरियंस है, और जिस लेवल का डेटा हम लोग को एक्सेसिबल है, जो हम लोग देख सकते हैं, लाइफस्टाइल बहुत मेजर फैक्टर है। और लाइफस्टाइल में बहुत आप किन किन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, आप क्या खा रहे हैं और आप कब सो रहे हैं। नमस्कार सभी को। आज हम आए हुए हैं मनीष रंजन सर के फार्म हाउस पे। ये जोन्हा फॉल से बहुत ही क्लोज़ है और जोन्हा फॉल रांची से बहुत क्लोज़ है। तो पहली बार जब मैं 4 साल पहले आया था तो मैंने लाइफ में पहली बार देखा था जानवरों को नहीं भागते हुए। मतलब कोई अनजान किसी कैंपस में, इवन जू में कहीं भी जा रहा है तो जो देशी पशु होते हैं, पेट होते हैं, वो थोड़ा भागते हैं अनजान लोगों से। लेकिन हम जो खाना खा रहे थे उसमें हमने देखा कि उस प्लेट से मोर जो है वो खाना लेकर के जा रही थी, राइट। तो मुझे जो रिकॉल हुआ वो हुआ था आश्रम का, कि ऋषि मुनि जब रहते थे तो हिरन वो कहीं भागते नहीं थे, राइट। तो अहिंसा में हम बात करते हैं कि अहिंसा जब सिद्ध होती है तो सभी जानवर आपको बहुत प्रेम करते हैं। इवन हिंसक जानवर भी हिंसक नहीं प्रतीत होते हैं, वो सब साथ रहते हैं, सहजीवन होता है। तो वो जो अनुभव है वो एक मुझे जिज्ञासा उसने दी कि इस पूरी यात्रा को समझा जाए कि ये जो फार्म है या जो ऑयल मिल है, इसका जेनेसिस, इसकी यात्रा कैसे प्रारंभ हुई। और फिर मैंने सुना कि आप यूएस में बेसिकली सेटल्ड हैं, ग्रीन कार्ड होल्डर हैं, बट फिर भी साल में एक बार आते हैं, अपने सेटअप को देखते हैं। फिर तो आप बताइए कि आप पहले तो ये जो वाई है, क्यों ये जो सब कर रहे हैं आप, ये क्यों कर रहे हैं? वाई तो बहुत ही कठिन प्रश्न है, क्योंकि कभी बैठ करके रैशनलाइज करने का समझ में नहीं आया कि क्यों करना चाहते हैं। बस यही याद है कि बचपन से, मेरे ख्याल से 10th या 11th में थे, तब से ही हमको बहुत मन रहा है कि हम रूरल एरिया में ही काम करें। और उस समय तो मतलब एग्रीकल्चर या ऑयल मिल या डेयरी, ये सब तो बहुत बाद का, ये सब तो टूल्स है। मेन ऑब्जेक्टिव वाज कि गांव में रहे, गांव में कुछ करे। ग्रीन बहुत पसंद है, जानवर बहुत पसंद है, लोगों के साथ मिलके काम करना बहुत पसंद है। और हमेशा लगता था कि रूरल इंडिया में मेरा ज़्यादा योगदान होना चाहिए, ज़्यादा ज़रूरत है। तो आई थिंक आप रेशनलाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका एक बेहतर आंसर ये है कि ये आपके संस्कार में था। ये जो अट्रैक्शन है, आपकी जो अपब्रिंगिंग हुई है, वो इस ढंग से हुई है कि इसने आकर्षण पैदा किया है, इसने आपको आकर्षित किया है, राइट। एंड आई थिंक लोगों ने इसको लग्जरी अब समझा है। मतलब जिनका भी घर, जैसे मुंबई में जो करजत सिटी है, बेसिकली रिजॉर्ट सिटी बन गई। मतलब एक घर है मुंबई में, बट एक बड़ा सा, कम से कम काइंड ऑफ 1 एकड़ 2 एकड़, ये तो काइंड ऑफ 23 एकड़ है, राइट। ये टोटल करीब 27 एकड़ है। 27 हाँ, एकड़, थोड़ा उधर साइड है, इस साइड है, सब मिला के एंड करीब 38 किलोमीटर फ्रॉम रांची सिटी। हाँ, 38 किलोमीटर। सो आई थिंक इट्स अ लग्जरी। मतलब अब जो पोस्ट कोविड एरा है, लोगों ने जो समझा है। पोस्ट कोविड के एरा में लॉकडाउन तो हम लोग को पता ही नहीं चला। हम मेरे पापा मम्मी, हम लोग यहाँ पे इतने आराम से थे। कोई दिक्कत नहीं था। लॉकडाउन था तो हम लोग को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, पूरा लॉकडाउन निकल गया। क्योंकि यही अपना ही पर्सनल स्पेस इतना बड़ा है कि, और पर्सनल स्पेस काफ़ी बड़ा है। और मेरे ख्याल से घर में हम लोग का
हम लोग हंसते भी थे, घर का सरसों का तेल, घर का आम, आम का अचार, घर का आटा, उसका रोटी, अपना अरहर का तूर का दाल। आत्मनिर्भर। हाँ, तो वो अपना रोटी दाल आम का अचार, तो ऐसे ही हम लोग बोलते थे कि रोटी दाल आम का अचार तो हम लोग साल भर खा सकते हैं, तो कोई बात नहीं। तो आलू, ये सब चीज़ तो लगता था कि मतलब बहुत बेसिक चीज़ के लिए सारा रिक्वायरमेंट यहाँ गांव में सब पूरा हो जाता है, तो कोई लॉकडाउन में भी हम लोग को उतना पता नहीं चला। एक्चुअली लॉकडाउन जिस समय हम यूएस आए थे उस समय लॉकडाउन हुआ नहीं था, और हम यूएस, जैसे कि हम लोग अभी बात कर रहे थे, मेरा हमेशा से ही मतलब एक बोलते ना, वो अंदर से खिंच रहता है कि वो गांव में ही काम करना है। और मेरा जन्म रांची में हुआ है, तो पता नहीं क्यों मेरी माँ तो मजाक करती है, बोलती है तुम्हारा टिक्की गड़ा हुआ है रांची में, तुम कहीं भी जाओ तुम लौट करके फिर रांची ही चले आते हो। तो हम पीएचडी करने यूएस गए, बायोमेडिकल साइंसेस में पीएचडी किए, कैंसर में रिसर्च में मेरा बहुत एक्सटेंसिव कंट्रीब्यूशन रहा है, मेरे बहुत से रिसर्च आर्टिकल्स पब्लिश्ड हैं। तो शहरों में तो जॉब का कल्चर ऐसा है कि नींद तो लग्जरी है, कि सो गए तो सो पाए तो अच्छी बात है। खाना आप क्या खा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा, और अब तो मतलब मॉडर्न साइंस भी इतना ज़्यादा बोलने लगा है कि और ये हम कोई ब्रॉड सेंस में नहीं बोल रहे हैं, हम बहुत स्पेसिफिक रिसर्च सेंस में बोल रहे हैं कि अब लोग बोलते हैं कि आपका गट जो है वो आपका सेकंड ब्रेन है। तो बोलते ना कि खाना खा लिए तो मन अच्छा लगने लगा, मूड ठीक हो गया, तो गट जो है वो गट आपका इम्यून सिस्टम कंट्रोल करता है। गट आपका रिसर्च आ रहा है कि गट आप क्या खा रहे हैं उससे आपका गट इतना इन्फ्लुएंस होता है कि वो आपके कैरेक्टर और पर्सनालिटी को भी कंट्रोल कर रहा है। तो खाना पीना तो बहुत, इट्स वन ऑफ द बेसिक थिंग्स जो आप कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, कि थोड़ा सा Right. डिसिप्लिन होना चाहिए कि क्या खा रहे हैं नहीं खा रहे। और बच्चों को तो बिल्कुल भी नहीं पता है, फूड हैज़ बिकम अ वेरी पैसिव एक्ट, कि बाज़ार से ख़रीद के आए और वो कोई बना दिया और वो बन गया और वो खा लिए। एंड एक टाइम तो खाना बनना भी बंद हो हाँ। गया है, स्विगी एंड जोमेटो है। बिल्कुल तो बिल्कुल, वो तो अब तो ऐसा हो गया कि आज लोग बिज़ी हैं तो अब खाना भी नहीं बनेगा, कभी कभी स्किप भी कर दे रहे हैं, नहीं स्किप भी खा रहे करते हैं। नहीं खाते। बट अगर आप एक तो कि खाना मतलब जो शरीर के अंदर डाल रहे हैं वो बहुत ज़रूरी है, कि थोड़ा सा ना खाने, थोड़ा आप अपने भोजन से अटैच्ड होना ना, उस एक्ट से अटैच होना कि खाना घर में बन रहा है, माँ खाना बना रही है, आप खुद अपने हाथ से खाना बना रहे हैं, आप थोड़े से अवेयर हैं कि आपका खाना आ कहाँ से रहा है। हम लोग के साथ मतलब इतना एक बहुत फ़नी एनेक्डोट है जो हम अक्सर लोगों को बताते हैं। हमारी एक मित्र है यूएस में, तो वो लाइब्रेरियन है, और वो काफ़ी सारे मतलब यूनिवर्सिटी का काफ़ी सारा एक्टिविटीज़ होते हैं जहाँ पे वो सोशल आउटरीच जैसे होता है। तो यूनिवर्सिटी से टुलेन स्कूल ऑफ मेडिकल स्कूल से एक टीम जा रहा था सबर्ब्स में, या जो थोड़े से कम पढ़े लिखे लोग हैं उनको एजुकेट करने के लिए कि आप लोग क्या खा सकते हैं और क्या क्या आपको खाना चाहिए। और हम आई वॉज सो सरप्राइज कि वहाँ लोगों को बताना पड़ा था कि आप पेड़ में अगर कोई फल लगा हुआ है तो आप उसको तोड़ के खा सकते हैं। वो ज़रूरी नहीं है कि वो उसमें कोई प्रोसेसिंग नहीं होना है, उसका कोई क्लेंजिंग नहीं होना है, उसको कोई रेडी टू ईट नहीं होना है, वो ऑलरेडी रेडी टू ईट है। बट वहाँ पे मैंने देखा कि पीच पेड़ में से पूरा चारों तरफ गिरा हुआ है, कोई खा नहीं रहा है, और उनका बोलना था कि अभी इसको कैसे खाएंगे नहीं, अभी ही खाना है, अभी खाने में इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोगों को खाना बनाने नहीं आता है, बहुत मेजर प्रॉब्लम है, हेल्थ रिस्क, ओबेसिटी वगैरह इतना मेजर प्रॉब्लम है, क्योंकि खाना बनाने नहीं आता है लोगों को, पता नहीं कि खाना कैसे बना सकते हैं। तो मेडिकल स्कूल का एक आर्म है, एक स्पेशल विंग है एजुकेशनल, जहाँ पे वो लोगों को खाना बनाना सिखाते हैं कि आप आइए खाना बनाना सीखिए, सो दैट आप न्यूट्रिशियस खाना खुद बना करके खा सकें। उसमें आपको कोई सर्टिफिकेट की ज़रूरत हाँ, नहीं है उसमें कि आपको it's कोई pure हाँ, और उसमें आपको क्योंकि कोई आप खुद सर्टिफिकेट बना की रहे हैं। ज़रूरत नहीं है, और बहुत बेसिक और बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि अक्सर लोगों को वेजिटेरियन खाना बताया जाता है कि आप वेजिटेरियन खाइए,
और अक्सर जो रेसिपीज़ होते हैं वो इंडियन होते हैं। वो लेंटिल से और चावल से, इन सब से आप कैसे अपना न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पूरा कर सकते हैं। वेजिटेरियन खाने से कैसे आप अपना मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का रिक्वायरमेंट पूरा कर सकते हैं। तो वो वहाँ पे बहुत इसलिए मेरे ख्याल से खाना एक ऐसा आपका चीज़ है जो कि मतलब सिर्फ कैंसर क्यों, कैंसर तो राइट। एक बीमारी का एक एक्सप्रेशन है और बहुत सी बीमारियां हैं। कैंसर नहीं भी हो रहा है तो भी लाइफ बहुत अच्छा नहीं है। अगर आपको डायबिटीज़ का इशू है, हार्ट का इशू है, या कोई भी जीआई से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आईबीडी प्रॉब्लम है, आप क्या खा रहे हैं, पी रहे हैं, उसका उससे होने वाला जो भी मैल एक्सप्रेशंस है वो किसी भी तरह से एक्सप्रेस हो सकता है। अगर आप किसी का, भगवान न करे, किसी का किडनी ख़राब हो रहा है तो वो कौन सा, मतलब कैंसर से कौन सा ज़्यादा बेहतर Right. सिचुएशन है। तो एंड आई थिंक हार्ट का आपने नाम लिया तो जो ऑयल है वो तो बहुत क्रूशल फैक्टर है, राइट? ऑयल तो एग्जैक्टली बहुत तो क्रूशियल फैक्टर आपने है जो खाने पिक किया पीने में। है, आई थिंक जो कॉमन इंग्रेडिएंट है कि जो बिल्कुल, फूड है हमारा, जो बिल्कुल, कुकिंग है, उसमें खाना, ऑयल। तेल बहुत, तेल और कुकिंग ऑयल इज़ अ फाउंडेशनल इंग्रेडिएंट हमारे खाने में। उसके बिना तो खाना बनना मतलब Right. शुरू ही नहीं होता है। आप मोस्टली अगर आप खाना बना रहे हैं तो बिना कुकिंग ऑयल के इमेजिन करना बहुत मुश्किल है। आदमी खिचड़ी भी सादा बना के खा रहा होता है तो उसमें भी एक चम्मच घी डाल ही लेता है, जो कि एनिमल फैट है, बट बेसिकली वो भी एट द एंड ऑफ द डे फैट ही है। तो कुकिंग ऑयल आप कैसे यूज़ कर रहे हैं, उसका ओरिजिन क्या है, वो कहाँ से आ रहा है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इंडिया जैसी जगह में तो और भी बहुत ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि पॉपुलेशन इतने तेज़ी से बढ़ रहा है, हमारा एडिबल ऑयल का रिक्वायरमेंट पूरा हो नहीं रहा है। 1 लाख करोड़ का, मतलब झारखंड का बजट जो हम लोग देखते हैं कि 86,000 करोड़ ये ईयर का एक बजट है झारखंड का, उतने अमाउंट का पैरेलली, मतलब 1 लाख करोड़ का हम ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं। इंपोर्ट करते हैं। तो पिछले आई थिंक 1-2 साल पहले का डेटा था कि 40% कुकिंग ऑयल का रिक्वायरमेंट हमारा इंपोर्ट करने से पूरा हुआ है। ये मतलब फूड सिक्योरिटी के टर्म्स में रिस्क तो है ही। बहुत बड़ा। आप इंपोर्ट भी कर रहे हैं तो आप कोई बहुत न्यूट्रिशियस तेल नहीं इंपोर्ट कर रहे हैं, आप इंपोर्ट कर रहे हैं जो सबसे सस्ता अवेलेबल ऑल्टरनेटिव क्या है, आप वो इंपोर्ट कर रहे हैं। हालांकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आज से नहीं, हम लोग जब से, मेरे ख्याल से 2007 में मैंने और मेरी बड़ी बहन है, हम लोग 2007 से कोशिश कर रहे हैं कि हमारा एक ये ऑयल मिल का काम शुरू हो। तब से हम देख रहे हैं डेटा, तिलहन को बढ़ाने के लिए तो काफ़ी सारे फंडिंग्स Schemes अवेलेबल भी है, है, स्कीम्स है, right. बट फॉर सम रीज़न दे हैव नॉट कॉट अप। और वो तो उनमें तो पता नहीं, मतलब दूसरे राज्यों का नहीं पता, झारखंड में स्पेशली जहाँ पे हमें हर कोई अपने एक्सपीरियंस से ही बताता है, और एक्सपीरियंस लोगों के बहुत लिमिटेड होते हैं बेस्ड ऑन कि वो कितना घूम रहे हैं। आप ज़्यादा घूमते फिरते हैं, आपको ज़्यादा पता होगा। मेरे नॉलेज में तो है कि मूंगफली का फिर भी यहाँ पे काफ़ी खेती होता है झारखंड में, बट लोग मूंगफली का तेल यहाँ खाते नहीं है। मेरे मूंगफली के तेल को लेकर के तो आई हैव हैड सो मच रेजिस्टेंस कि मूंगफली का तेल कौन खाता है। एंड मुझे लोगों को याद दिलाना पड़ता है कि मतलब बचपन में धारा का जब ऐड आना शुरू हुआ था तो वो मूंगफली रिफाइंड तेल ही बेचते थे, और यहाँ भी मूंगफली का तेल खाते थे, ऐसा नहीं है कि नहीं खाते। वो तो इवेंचुअली मार्केटिंग बिल्कुल इस तरह से वो सटल आपके ब्रेन को रीप्रोग्राम कर देता है ना। आपको लगता है कि वो लोग भूल जाते हैं कि सरसों का तेल होता है, तीसी का तेल होता है, तिल का तेल होता है, सरगुजा का तेल होता है, कैस्टर वो अरंडी का तेल होता है। तो लोगों के ध्यान से उतर जाता है, तेल हो जाता है, बस वो एक रिफाइंड तेल का कोई बॉटल है और उसमें वो लिख दिया राइस ब्रांड ऑयल है या क्या है, वो बस वो आ जाता है, लोग उसमें कुक कर रहे हैं। तो सरसों तेल भी जो है वो नॉर्थ के हमारे मेडिसिनल प्रैक्टिसेस में, कुकिंग प्रैक्टिसेस में इतने डीपली इनग्रेन्ड है। लोग सरसों के तेल से मालिश करने से लेकर के नेती करने से लेकर के
वूंड हीलिंग से लेकर के काफ़ी सारी चीज़ों में यूज़ करते थे। बट अब तो मेरे यहाँ गांव से लोग आते हैं छोटा छोटा बॉटल लेकर के कि आपके यहाँ से तेल चाहिए। तो हम लोग सोचते कि इतने छोटे से बॉटल में आप तेल ले जाके क्या कीजिएगा। तो बोले बच्चा को मालिश बच्चा करेंगे, को मालिश, बच्चा को मालिश करेंगे, क्योंकि बाज़ार वाले तेल से मालिश करने से रैश होता है। ऑफ कोर्स रैश होगा, वो रिफाइंड तेल है, और रिफाइंड तेल अगर ऑनेस्टली इंडिया में स्प्यूरियस प्रोडक्ट्स का भी मार्केट में इतना ज़्यादा इन्फ्लक्स है, इतना ज़्यादा इन्फ्लक्स है, यू हैव नो आइडिया कि कितने प्रोडक्ट्स आप मार्केट से खरीदते हैं वो असली है ही नहीं। तो आई थिंक ये प्रोडक्ट कैटेगरी नहीं बना सकते हैं, हाँ, बिकॉज द रिक्वायरमेंट की बेबी ऑयल जो है, बेबी का मस्टर्ड ऑयल, दैट शुड वो बी एक्चुअली हम लोग के प्रोडक्ट में है ओके कि छोटे बॉटल्स में जो है वो Okay. मसाज के लिए, और हम लोग यहाँ पे सिर्फ खाने के तेल पे नहीं, हम लोग बहुत डीपली कमिटेड हैं इस चीज़ से कि हम लोग को यहाँ पे जंगल में से मिलने वाले जितने भी ऑयल सीड्स हैं, तो वी हैव टू गाइड देम टुवर्ड्स अ मार्केट बाहर, क्योंकि ये आयुर्वेद में ये जितने भी जंगल से उपजने वाले जो बीज हैं, कुसुम है, महुआ है, राइट ये सब आयुर्वेद में डिस्क्राइब्ड है, इनका यूज़ आयुर्वेद में डिस्क्राइब्ड है। ये हम लोग सदियों से यूज़ करते आ रहे हैं। साल का तेल तो बिल्कुल बंद ही हो गया यूज़ करना। कल ही हम बता रहे थे अपने मित्रों को कि एक टाइम था, वो हम लोग एक वो इम्पोर्टेड मिंट का, च्यूएबल मिंट का वो हम डब्बा उठा के देख रहे थे। काफ़ी महंगा डब्बा है, और मतलब कोई नहीं खरीदेगा 400 रुपये का मिंट, बट हम लोग को यूएस से आदत हो गया उठाने का। हम लोग को $1.5 $1 समझ में आता है तो हम लोग उठा लेते, बट वो यहाँ 500 रुपये का है। उसमें इंग्रेडिएंट में लिखा था पाम ऑयल, तो हम हंस रहे थे, बोले हर चीज़ में पाम ऑयल है, साबुन में पाम ऑयल है, शैम्पू में पाम ऑयल है, कैडबरीज में पाम ऑयल है, किस चीज़ में पाम ऑयल नहीं है। तो हम उनको बता रहे थे कि देयर वाज अ टाइम जब चॉकलेट पाउडर जो है वो तो ड्राई प्रोडक्ट है, उसको चॉकलेट वो मुंह में वो खाने पे वो मेल्ट इन माउथ, जो उसका फीलिंग आता है कि वो मक्खन के जैसा घुल रहा है, वो कैसे आता है, वो उसमें पाम ऑयल है जो कि रूम टेम्परेचर पे स्टेबल होता है, मुंह में थोड़ा गर्म हुआ तो घुलने लगा। ये रिक्वायरमेंट पाम ऑयल का पहले साल के तेल से पूरा होता था, और साल का तेल वाज अ इम्पॉर्टेंट एक्सपोर्ट प्रोडक्ट हमारे यहाँ से, कि वो चॉकलेट के इंडस्ट्री में वो यूज़ होता था। वो बहुत बेनिफिशियल है हेल्थ के लिए भी, और ऑफ कोर्स जो लोग यहाँ पे हैं उनके आजीविका के लिए भी वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट हो सकता है। कि आप साल का बीज कलेक्ट कीजिए, आप करंज का बीज कलेक्ट कीजिए, नीम है, महुआ है, कुसुम है, आप ये सब कलेक्ट कीजिए। हमारे पास आगे वी हैव बहुत ब्रॉड चैनल इन सारे प्रोडक्ट्स को लेकर। आई थिंक झारखंड इज ब्लेस्ड, राइट? मतलब झारखंड इज़ ब्लेस्ड, झारखंड इज़ डेफिनेटली वेरी ब्लेस्ड। हमारे पास जंगल में जितने चीज़ें अवेलेबल हैं, तो अक्सर बोलते हैं कि ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट तो होने नहीं चाहिए, ये वन ब्लॉक वन प्रोजेक्ट होना चाहिए, क्योंकि हर ब्लॉक से आपको इतने स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं कि इट कैन वेरी इजीली रीच एक्सपोर्ट मार्केट। और एक्सपोर्ट मार्केट तो हम ऐसे बोल रहे हैं क्योंकि लोगों को एक्सपोर्ट सुनना पसंद आता है। आपके नेशनल रिक्वायरमेंट अभी कहाँ पूरा हुआ है जो आप अभी एक्सपोर्ट मार्केट सोच रहे हैं? राइट तो अभी तो लोगों को खाने का तेल 40% जिस देश में इंपोर्ट करना पड़ता है, और अभी तो जो इंडिया में, अभी तो आई डोंट थिंक आई शुड नेम एनी कंपनीज, बट आई हैव मेरे फ्रेंड्स हैं जो प्राइम मिनिस्टर के साइंटिफिक एडवाइजर कमेटी में हैं, पता नहीं ये भी बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए। वो लोग बताते हैं कि कंपनीज कॉन्ग्लोमेरेट्स जो हैं वो डिसाइड कर लेते हैं कि हम लोग नीचे यहाँ जंगल कटवाएंगे और उसमें हम लोग पाम ट्री लगवा देंगे, आप कर क्या लीजिएगा। तेल तो चाहिए ना, सरकार गिर जाएगा खाने का तेल नहीं मिलेगा तो लोग क्या करेंगे। तो आई थिंक जो प्राइस फैक्टर है, क्योंकि सप्लाई डिमांड क्या कहता है कि जिसकी सप्लाई कम होते जाएगी उसका प्राइस बढ़ता जाएगा, बट ये जो नेसेसिटी है या जो समाजवाद है, ये जो सोशलिज्म है कि हमें एक प्राइस में चीज़ों को अवेलेबल करानी है, तो अब तो वो सरसों को करा नहीं सकते, तो या तो एडल्टर्ड रहेगा या इम्पोर्टेड रहेगा या पाम ऑयल। बहुत से लोग बोलते हैं कि 180 रुपये का, हाँ, तो प्राइस बताइए। और ये 160 रुपये 180 रुपये का सरसों तेल मिलता है, तो हम आपका 250 रुपये का या 280 रुपये का या 300 रुपये का सरसों का तेल क्यों खरीदें। तो वो आर्ग्यूमेंट करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि एक तो कि
वी आर स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स, हम लोग यहाँ लोकली प्रोक्योर कर रहे हैं, जो लोग लोकली ग्रो कर रहे हैं। आप पीपल वांट अस टू कॉम्पीट विथ इंडस्ट्रीज जो लोग 3 लाख 4 लाख टन का प्री ऑर्डर करते हैं सरसों का। वो मार्केट, उनके पास वो पैसा है, उनके पास वो रिसोर्सेज हैं कि उनका प्रोडक्शन से पहले वो माल खरीद लेते हैं, और वो लोग अपना भी बहुत कल्टीवेशन कराते हैं। एंड सरसों में देखिए, आप ऐसा कभी नहीं होगा कि आपके जो चीज़ जो गिवन है, सरसों में से आपको 3.5 किलो 3 किलो में से 1 किलो तेल निकलता है। तो आई थिंक तो- एक माइंडसेट की भी बात है। मैं जैसे ये जो कन्फ्यूज़न होता है लोगों को, ये मार्केट जो सेगमेंट है उसमें एक काइंड ऑफ ये कैटेगरी एरर है। मैं एक रोहित जैन जी हैं, मैं जान रहा हूँ राजस्थान के, तो वो बोले कि एक ऑर्गेनिक ग्रोवर 3,000 से ज़्यादा कस्टमर बना ही नहीं सकता। हाँ, वो बहुत ठीक बड़ा है, वो तो मार्केटिंग में हम लोग बोलते हैं 3 प्रॉब्लम। पहला है रीच प्रॉब्लम, मेरी बात पहुँचे। दूसरा कन्वर्जन प्रॉब्लम, मेरी बात पहुँचे बट वो सेल्स में कन्वर्ट हो। एंड थर्ड इज़ द प्राइसिंग प्रॉब्लम, मैं इतना लो ना रख दूं कि ब्रेक इवन ही कभी ना आ पाए, या मेरे प्रैक्टिसेस माल प्रैक्टिसेस में कन्वर्ट हो जाएं, या मैं इतना हाई ना चार्ज कर दूं कि मुझे लगा कि एथिकल नहीं है, राइट, मतलब हाँ, ये वो भी सही नहीं है। तो यहाँ पर आई थिंक जो प्रोडक्ट को समझते हैं, जो जानते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं फूड को जो प्रसाद समझते हैं, हाँ, राइट, बिल्कुल अन्न जो समझते हैं, अन्नपूर्णा समझ रहे हैं, वो ही परचेज करेंगे इस प्राइस पे। तो आई थिंक इट्स नॉट जनरल मार्केट का प्रोडक्ट है ही नहीं, पहली बात तो। हाँ, वो नहीं है ये तो mass हाँ, produced तो product ये लोग आएंगे बोलने के लिए, तो जो लोग बोलते हैं कि बाजार में कहाँ कुछ अच्छा मिलता है, तो ये जो ब्लेम है ये कंज्यूमर के ही ऊपर आना चाहिए कि Consumer के आपने ऊपर है। मांगा नहीं किसी आपने से, मांगा नहीं कि आपने- मुझे। आपने मांगा नहीं, प्रोडक्ट्स हैं, लोग काम कर रहे हैं अपने अपने लेवल पे। बहुत से एंटरप्रेन्योर्स हैं जो मेहनत कर रहे हैं, अच्छा प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में पहुंचाने का कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ उनका प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, उनके वर्क एथिक्स भी अच्छे हैं, उनका प्रैक्टिसेस भी उनके अच्छे हैं। मतलब वो चाहते हैं कि इट कम्स फ्रॉम अ प्लेस ऑफ प्राइड कि हम ये करके दे रहे हैं, ये इतना ही दाम है, ये इससे कम में हम नहीं बेचेंगे। कोई आदमी अगर साल में उसका हाउस होल्ड इनकम 2 करोड़ रुपए का है और वो उसको छोड़ करके फिर बोलता है कि नहीं हमको यही करना है, तो उसको वो तो 2 करोड़ रुपए मांग भी नहीं रहे साल में। वो बोल रहे कि आई वांट कि मेरा एक रिस्पेक्टेबल इससे रिटर्न आए, ताकि हम इसको आगे स्केल अप कर सकें। इसको अच्छे किसी लोगों को आप हाँ, जोड़ सके, अच्छे अपने लोगों साथ, को जोड़ राइट, सके। क्योंकि- और रूरल एरियाज़ में इंफ्रास्ट्रक्चर इस टाइप का खड़ा होने का बहुत सा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फ़ायदा होता है। इवेंचुअली पता है लोग जुड़ते हैं, मेरा काम यहाँ पे बड़ा होगा ना, तो यहाँ के जो अड़हतिया लोग हैं उनके वो इंटरेस्टेड होंगे फिर कि वो लोगों को बोले कि भाई महुआ चुन के ला दो, करंज चुन के ला दो। वो बिकॉज द इट्स अ सर्कल, इट्स अ सर्कल। यू क्रिएट डिमांड। एक रॉ मटेरियल का अवेलेबिलिटी है, उसका एक प्राइस पॉइंट है। आई वुड हैव द श्योरिटी कि रॉ मटेरियल अवेलेबल है। आई विल ट्राई कि आगे रास्ता हम खोले। मेरे पास नेटवर्क में कोई लिमिटेशन नहीं है। आई एम लाइक बहुत अच्छे से लोगों से कनेक्टेड है, बट प्रॉब्लम ये होता है कि, और मेरा तो वो फिक्स्ड है फिलॉसफी कि हमको तो करना है। आप यहाँ लोकल सरसों की खेती नहीं कीजिएगा, सरगुजा की खेती नहीं कीजिएगा, तो हम कहीं और से मंगाएंगे, छत्तीसगढ़ से मंगाएंगे, छत्तीसगढ़ से मंगाएंगे, बिहार से मंगाएंगे, कहीं से मंगाएंगे, क्योंकि किसी को तो उठ करके पहले कमिट करके खड़ा होना पड़ेगा ना। अब हम बोले कि किसी से बोल भी नहीं सकते कि आप प्राइमा फेसी ही मेरे ऊपर भरोसा कर लीजिए। एंड आई थिंक सरसों की भी जो बात आती है, तो झारखंड में हम एक बड़ा सार्कास्टिक मैनर में यूज़ करते हैं लेजी फार्मर, राइट, कि धान जब एक बार रोप दिए तो फिर काटने समय वो याद करेंगे कि काटने जाना है, राइट। मतलब कॉमर्शियल जो होते हैं प्लान करके कि इतना डीएपी, इतना यूरिया, तो जब जहाँ ये एटीट्यूड में ही है तो हम वहाँ बोलते हैं कि ये कोई खाद भी नहीं डालते, कोई खाद नहीं है सरसों में, कोई खाद तो नहीं बाय डालते। बिहेवियर इट्स वेरी नेचुरल प्रोडक्ट, राइट। और Very आपका जो natural. प्रोसेस है वो हमने देखा, एंड दर्शकों को भी एक्चुअली वो पूरी यात्रा हमें दिखानी थी कि ये जो प्रोडक्ट है उसकी जर्नी क्या है, राइट। ये
और जो करता है इसमें जो आप हैं, वो किस इंटीग्रिटी और एथिक्स के साथ आते हैं, और वो जो आप बोल रहे हैं 2 करोड़ की एक्चुअली काइंड ऑफ, मतलब ये कोई कॉर्पोरेट छोड़ के आप नहीं आ रहे, राइट? एक होता है कि कॉर्पोरेट में नहीं, हम corporate 40 साल छोड़ तक के, हम वो स्ट्रेस में आ गए, बड़ा वो मजेदार काम है, राइट? साइंटिस्ट होना। मैं साइंटिस्ट है, बहुत मेरा काम बहुत, तो लोग कैसे कुछ बताएं? बोलते नहीं कि आप वो प्रोफेशन से स्विच ये कर रहे हैं, तो नहीं, तो उसमें- प्रोफेशन से स्विच, मेरा साइंटिस्ट होना, साइंटिस्ट तो हम हैं, वो तो हम किसी को प्रूव करने के लिए साइंस या रिसर्च नहीं कर रहे ना, कि हमको किसी को Right. प्रूव करना है कि हम साइंटिस्ट हैं, हमको नहीं प्रूव करना है। मेरा पीएचडी का डिग्री, है, मेरा रिसर्च हज़ारों लोगों ने रेफ़र किया है। मेरा काम जितना इम्पॉर्टेंट है, हम टेक्सास चिल्ड्रंस हॉस्पिटल में डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स में हैं, मेरा काम जितना, जिस लेवल का काम है, अगर बिल्कुल सिंपल टर्म्स में बताएं तो शरीर से, खून से हम लोग इम्यून सेल निकालते हैं। एक स्पेशल कैटेगरी होता है, एक टाइप होता है इम्यून सेल का, वो इम्यून सेल निकालते हैं। फिर उस इम्यून सेल, एक वायरस डिज़ाइन करते हैं, ये सब हम खुद करते हैं अपने हाथ से। एक वायरस डिज़ाइन करते हैं जो उस इम्यून सेल को इन्फेक्ट करता है। उस इम्यून सेल को जब वो इन्फेक्ट करता है तो उस वायरस के अंदर मेरे चुने हुए जीन्स होते हैं, जो हमको वो Okay. एक एक्स्ट्रा एबिलिटी है, एक एक्स्ट्रा टूल है या वेपन है जो हमको उस इम्यून सेल को देना है। तो हम वो वायरस बनाते हैं, उसको कलेक्ट करते हैं, उसको कॉन्सेंट्रेट करते हैं। जो ब्लड बैंक से जो ब्लड आता है उससे हम सेल्स आइसोलेट करते हैं, इम्यून सेल, उस स्पेसिफिक इम्यून सेल को आइसोलेट करते हैं, फिर उसको वायरस से इन्फेक्ट करते हैं, फिर उस इन्फेक्टेड सेल को ग्रो किया जाता है। और ये सेल जो है, ये टेक्सास चिल्ड्रन हॉस्पिटल में कैंसर पेशेंट जो बच्चे हैं, जिनको अक्यूट ल्यूकीमिया है, ब्लड कैंसर के अलग अलग जो कैंसर्स होते हैं, उनके स्पेसिफिक जो इम्यून सेल डिज़ाइन किया गया, उनको वो इन्फ्यूज़ किया जाता है, उनको वो ट्रीटमेंट दिया जाता है, वो चल रहा है। तो वो क्लिनिकल ट्रायल में है। पहले तो अडल्ट्स को दिया गया, अभी मेरे छोड़ के आने से पहले वो बच्चों को देना शुरू हो गया। तो मेरा काम बहुत एडवांस्ड काम है। कोई 10-15 साल लगता है, मतलब Right. इतने स्पेशलाइज्ड Competency उस उस लेवल लेवल तक तक पहुंचने में कि लोग आपको ट्रस्ट कर रहे हैं। मेरा एक दिन का, मेरा जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, मेरा एंड टू एंड एक्सपेरिमेंट का कॉस्ट $18,000 होता है। तो हम $18,000 हर बार खर्च करते हैं जब हम वो एंड टू एंड अपना एक्सपेरिमेंट कंप्लीट कर रहे होते हैं। बट हम वो सब कर लिए, मतलब वो एक सीढ़ी है, हमको पहुंचना कहीं और है। तो वो ठीक है, अब हम वो कर लिए, वो जो भी काम किए उससे हम बहुत कमिटेड हैं। वो मेरा कर्म है, उसको हम जितने अच्छे से कर सकते थे वो हम किए, और ऑब्वियसली हम किए क्योंकि तभी मेरे पेपर्स पीयर रिव्यूड इतने सारे, मतलब इतने रेप्यूटेड जर्नल में पेपर्स पब्लिश्ड है सब। तो कोई बहुत प्यार से भी अगर बोल रहा होता है कि मतलब तुम्हारा वो कोर कॉम्पिटेंसी है, तुम उसमें इतना अच्छा कर रहे हो, तुम कैसे उसको छोड़ रहे हो, तो हम फिर यही बोलते हैं कि देखो, अगर यहाँ पे ये, अगर हम वो भी करेंगे ना, तो हम यहाँ इंडिया में आके करेंगे। ओके। मेरे स्किल का यहाँ मेरे देश में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन गांव में तो हमको काम करना है। गांव में, और हमको तेल मिल जो है वो बहुत, हम आपको बता रहे, ये बहुत लंबा प्रोसेस रहा है यहाँ तक पहुँचने के लिए। अभी तो तेल मिल शुरू करना, इट वाज हमारा एक इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट का आइडिया था कि हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे, डेयरी करेंगे और तेल मिल करेंगे। तो ये आई थिंक पहला सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्म है झारखंड हाँ, का, ये right? फार्म जो है, ये झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन चारों। सारे स्टेट्स में ये सबसे पहला सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्म। ऐसे देख रहे हैं, ये जहाँ हम लोग बैठे हुए, ये झोपड़ी था। अच्छा। ये झोपड़ी था, लिटरली गोबर से हर दिन सुबह इसको लीपा जाता था। बाहर 2 मिट्टी का चूल्हा था, और बारिश के मौसम में तो हम लोग को बहुत संभल के सोना होता था, क्योंकि हर दिन सुबह नाग सांप, एक कोबरा हम लोग को हटाना पड़ता था, क्योंकि घर में खाने पीने का चीज़ होता था तो चूहा होता था तो सांप दिखता था, तो हम लोग पहले सोचते थे कि भाई धामन है कि नाग सांप है। धामन है तो अच्छा, चलो कोई बात नहीं, नाग सांप है तो सब लोग जहाँ हो वहीं बैठे रहो, हिलना नहीं अभी, पहले इसको बाहर करने दो। तो
पापा को अगर रात में काम करना होता था तो ट्रैक्टर था, वो ट्रैक्टर का हेडलाइट ऑन करके पापा बाहर काम करते थे। और हम लोग का मॉडर्न एमिनिटीज़ में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ था कि बोरिंग शुरू हो गया था, तो पानी आता था तो वहाँ बोरिंग से पानी आता था। और उधर आगे जो है वो हम लोग एक लैट्रिन, जो आर्मी वाला जो होता है ना, वो लैट्रिन कटवा करके रखे हुए थे, चारों तरफ से बोरा से वो कवर किया हुआ था, एक ट्रेंच काटा हुआ था, उसके ऊपर 2 पटरा रखा हुआ था, और साइड में एक हीप में मिट्टी और चूना मिक्स करके रखा हुआ था। तो जिसको अपना जो भी है घर में वो उसी को यूज़ करता था। वहीं पे बाल्टी में पानी है, वही चूना और मिट्टी जो है वो आप उससे कवर कर देते थे, और कोई स्मेल नहीं, कोई मक्खी नहीं, कुछ भी उस समय आप सिटी में रह रहे थे और आना जाना करते नहीं, हम थे? लोग यही ओके, रहना ये शुरू झोपड़ी कर में दिए। ही यही रहना हम लोग 100% यही रहना शुरू कर दिए थे। तो रांची में अपार्टमेंट जो है वो हम लोग खाली कर दिए, और सारा सामान वगैरह है वो इवेंचुअली जैसे ये बना था तो फिर इधर हम लोग मूव कर गए थे। बट हम लोग तो झोपड़ी में ही रहते थे, और ये लाइट वाइट कट जाता था, कुछ प्रॉब्लम होता था तो ये खटिया लगा के और वो मच्छरदानी लगा करके उसी में सो गए। ओस गिरता है तो ऊपर एक वो चादर डालना ज़रूरी होता है, नहीं तो आप सुबह भीगे में ही उठिएगा बिल्कुल। तो एंड आई थिंक ये तीसरी बार है मेरा विजिट, तो हर विजिट में ये और सुंदर होता जा रहा है। मतलब ये हमको तो ऐसे ही सुंदर लगता है, मतलब कभी एज अ ओनर तो हमको हर समय दिखता है कि ये भी साफ करना है, वो भी साफ करना है, वो भी साफ करना वो है। मेहनत का काम है। और लेकिन आप जो बोल रहे थे कि जो लोग बोलते हैं शांति, तो उस पे आप शांति- बताएंगे कि आप ये जो शांति बहुत है, बहुत है। शांति बहुत है, शहर का कोई शोर नहीं है, सब चीज़ है। लेकिन मेरे बहुत से मित्र हैं जो यूएस से आए, जो जर्मनी से आए, वो लोग जब फार्म पे आते हैं तो उनका एक बहुत, वो लोग एक वो मजाक करते हैं कि मतलब यहाँ शांति है और शांति नहीं भी है, क्योंकि रात भर 3 प्रकार के उल्लू बोलते हैं। फिर एक यहाँ पे वो 2-3 चिड़ियाँ हैं, वो बिल्कुल 3 बजे से ही उनका बहुत आवाज़ आना शुरू हो जाता है, वो बोलते ही रहेंगे, बोलते ही रहेंगे, बोलते। तो वो पक्षी, वो जंगल का हम तो उसको शोर नहीं बोलेंगे, शोर रिदम बोलना में लगता है। एक वो लय जंगल, में हाँ, वो जंगल का शुरू हो जाता है आपका ध्वनि तरह तरह की वो आनी शुरू हो जाती है। आपको पता चल जाता है कि यहाँ पे कितने प्रकार के जीव जंतु रह रहे हैं, सब पता चल जाता है। तो शांति, शहर के शोर से शांति है। और वो बहुत, एक मेरा फ्रेंड था, वो बहुत परेशान हुआ था। उसका एक ही शिकायत था, कौन बोलता है कि मुर्गा जो है वो सुबह सुबह, ये तो तुम्हारा मुर्गा रात के 2 बजे भी बोल रहा है, ये 4 बजे भी बोल रहा है, इसके लाइफ में प्रॉब्लम क्या है? या तो मुर्गा से पूछना पड़ेगा कि उसके लाइफ में क्या प्रॉब्लम है। बट ऐसे तो कभी भी, अभी भी हम लोग भी बैठे हैं, बस 2 मिनट चुप होने से ही पता चलता है कि देयर इज़ अ बहुत अलग एक शांति है यहाँ पे। मे बी कि सैकड़ों पेड़ हैं, वो काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन को, नॉइज़ को सप्रेस करने का तो काम करते ही हैं। ये भी है ना कि चूँकि लोग डेयरी उतना ऑर्गेनाइज नहीं है, वो धान कटने के बाद सब लोग गाय छोड़ देते हैं, खोल देते हैं। तो जो गांव देहात में जो लोग चना और सरसों लगा सकते हैं, तो 90% लोग नहीं लगाएंगे, क्योंकि उनको अपना फेंसिंग करना उनके लिए इट्स नॉट कॉस्ट इफेक्टिव। झारखंड में, छत्तीसगढ़ में वो धान की तरह हाँ, केयरलेस होके फार्मर फार्मिंग करता है। इसका बिल्कुल। मतलब ये हुआ कि वो फर्टिलाइजर नहीं डालता है। फर्टिलाइजर नहीं डालते हैं। जैसे डेयरी में मतलब दूध आती है अलग अलग गायों हाँ, की, बिल्कुल, एग्जैक्टली वही है, तो वही यहाँ तो सरसों भी अलग अलग खेतों से आई है, बट हाइब्रिड नहीं है। हाइब्रिड नहीं। तो अभी इसका क्या है आउटपुट पर आवर? ये पर आवर करीब 800, 1 टन के आसपास ये क्रश करता है पर आवर। और ऑयल तो आई थिंक वो 4 kg में 1 लीटर निकलता है, राइट? 3.5। अभी तो फंडिंग्स चूँकि लिमिटेड था, तो इसलिए अभी सिर्फ ये किया। बट यूजुअली क्या होता है कि इसके पैरेलल में एक इसका एक सिस्टर मशीन लगता है,
और एक कन्वेयर बेल्ट लगता है, तो इसमें से जो भी निकलता है वो सीधा फिर उसमें जाता है। हाँ, तो हैंडलिंग जो हाँ, तो फिर वो मैन मेरा, हैंडलिंग हाँ, जो वो भी है, हैंडलिंग का टाइम भी कट जाता है पंप करके। जैसा कुछ हाँ, है। वो पंप करके ओके। इसमें आएगा, और वो वहाँ पे पंप लगा हुआ है, उस पंप से, ओके। वो वैक्यूम पंप से इसमें पुश करता है, फिर वो कपड़े से छन करके और फिर यहाँ से ड्रिप करता है धीरे धीरे, फिर यहाँ से ड्रिप। एक राउंड डाल के चला दो। साफ है? नहीं, ठीक है, ठीक है, चलेगा। नहीं, अभी ऐसे चलने दो तो बात नहीं। तो आई थिंक बहुत मज़ा आया ये पूरी बिल्कुल। चर्चा करके, और आई थिंक आपको भी आपका जो पुरुषार्थ है, आपने जो एफर्ट लिया है, ये स्केल अप हो, और ये सेवा ही है, मतलब लोगों को शुद्ध मिलना। और एक्चुअली इस प्रोसेस इज़ नॉट शुद्ध, ये जो इकोसिस्टम है, राइट, इकोसिस्टम, यही, ये जो हवा इकोसिस्टम है, से ये जो ही पानी वो, है, हाँ, यही इतना शुद्ध है। वो पर्कुलेट करता है कि आप चूंकि शुद्ध वातावरण में है, तो वो आपके आखिरी एक्शन तक, एक्शन में, व्यवहार में भी वो, व्यवहार में आखिरी राइट, एक्शन तक में वो आपके पर्कुलेट करना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। पॉज कर दो।